हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे हमारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड के फिजिक्स 2023 के एग्जाम में जो आपके पास सीरीज बी में जो क्वेश्चंस आए थे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करूंगा और उसमें हम जितने भी की कंसेप्ट रहेंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो की कंसेप्ट को यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एक एक करके और हम देखेंगे ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप के थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन एक एक करके आपको स्क्रीन पे जो है वो विजिबल होता जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या चीज है जो ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। ऑप्शन है एनर्जी, चार्ज, कम्युनिकेशन या सिग्नल्स, इंफॉर्मेशन या फिर मोमेंटम। सो ये राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर चार्ज। स्टूडेंट्स हमेशा बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चार्ज क्यों? क्योंकि पता है ऑप्शन ए में एनर्जी दे रखा है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमेशा एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, ये आपने चैप्टर में हमेशा पढ़ा होगा। या फिर मोमेंटम की अगर हम बात करें तो देखो डी ऑप्शन में मोमेंटम दे रखा है, तो मोमेंटम हम निकालते थे कि P इज इक्वल टू ई बाय सी। ये हम मोमेंटम हम इस तरीके से उसका फाइंड आउट करते थे। तो इसका मतलब है कि चार्ज जो है वो उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करती है, और अगर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करता है तो इसका मतलब है कि यहाँ से रेडियो वेव्स की फॉर्म में वो सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को। तो यानी कि सी ऑप्शन जो है उसमें लिखा है कम्युनिकेशन, सिग्नल्स और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। वो भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो ट्रांसपोर्ट क्या नहीं करता? चार्ज नहीं करता, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होती हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वो आपस में आगे को वाइब्रेट करती हुई जाती हैं। तो फर्स्ट का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सेकंड क्वेश्चन आया था कि एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पार्ट ऑफ अ हार्मोनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज बी नॉट 510 नैनो टेस्ला। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ द वेव। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने एक सेकंड क्वेश्चन था, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपने एक फॉर्मूला याद रखना है कि बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी होता है। बी नॉट इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय सी, ये फॉर्मूला जो है ये आपको पता होना चाहिए। तो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट ऑफ वेव, यानी कि ये जो हमने ई नॉट है यहाँ से फाइंड आउट करना था। तो ये फॉर्मूला बेसिकली उसी चैप्टर में दिया होता है। तो हम यहाँ से क्या निकालना चाहेंगे कि सी इंटू बी नॉट। तो सी की वैल्यू आप सब जानते हैं 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है, और बी नॉट की वैल्यू आपको दे रखी है 510 नैनो टेस्ला। नैनो मतलब कि 10 की पावर -9। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आप 510 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1550, यानी कि 155, और साथ में 0 आ जाएगा और 10 की पावर -1 आ जाएगी, जो कि नीचे चली जाएगी। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो आपके पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो 3, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, है ना। 3 × 3 तो 1530 आएगा। यस, बिल्कुल सही है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि 153 न्यूटन पर कूलम जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ये 10 नीचे जाके कट जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। सो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे। द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स बाय आयनोस्फीयर इज सिमिलर टू व्हाट। तो देखो आइनोस्फीयर में जो रिफ्लेक्शन होती है तो होता क्या है, मान लो आपका ग्राउंड है ना। तो ग्राउंड से क्या है, आइनोस्फीयर इस टाइप से इधर को होगी। तो आइनोस्फीयर में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई ट्रांसमिटिंग एंटीना लगा होता है तो सिग्नल जाता है आइनोस्फीयर से और रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाता है। अब आपको पता है कि जितने जैसे हम ग्राउंड के पास होते हैं तो वहाँ पर ग्राउंड के पास क्या होता है कि आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ऊपर जाते वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो घटता जाता है। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, यानी कि आप कैसे जा रहे हैं, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। तो डेंसर से रेयर जाने पर जब भी रे ऑफ लाइट वापस आ जाती है तो उसे हम TIR कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, TIR हम उसे कहते हैं, दैट इज योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें आपको पता है कि जो हमारा यहाँ पे एंगल, जिस एंगल पे वो फॉल करती है, तो और जिस एंगल पे वो फॉल करती है तो वो एंगल पे जब वो लाइट दोबारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाती है तो दैट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। दैट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जो कि आपने ऑप्टिक्स के अंदर ये पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा स्टूडेंट्स आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो था वो आपका राइट आंसर था। ठीक है, मैं आपको साथ साथ में की कंसेप्ट बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4th। When a glass lens of with the mu यानी कि refractive index is 1.47 is immersed in a trough of liquid, then it looks to be disappeared. The liquid in trough could be what? तो स्टूडेंट्स आपके पास एक ग्लास लेंस है। देखो आपके पास क्या है, एक ग्लास लेंस है बेटा। तो ग्लास लेंस में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.47। तो अगर ग्लास लेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 होगा
और वो कह रहा है कि जब उसे इमर्ज करोगे एक लिक्विड के ट्रफ मतलब कोई इस तरीके से कोई बीकर वगैरह ट्रफ है ना, तो उसमें इमर्ज करोगे तो वो डिसअपियर दिखेगा। अब ऐसा कब होगा, डिसअपियर कब दिखेगा जैसे मान लो जब हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो पानी है तो पानी के अंदर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट कब दिखता है, जब वो या तो उससे रिफ्रैक्ट होता है या तो रिफ्लेक्ट होता है ना। लेकिन अगर मैं मानूं कि इसके अंदर जो भी चीज़ है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ है वो हमें डिसअपियर हो जाए, हमें ना दिखे, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि इसके अंदर वाला जो मटेरियल होना चाहिए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.47 ही होना चाहिए। क्योंकि देखो जब अपर वाले मीडियम का और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाता है तो हमारे पास कोई भी रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा। तो जो लाइट का जो पाथ है वो तो रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो तभी होती है, कब होती है रिफ्लेक्शन, जब डेंसर से रेयर से डेंसर जाते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम है, तो फिर कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 1.47 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए। तो यानी कि ये किसका होता है बेटा, ये होता है कैरोसिन का। किसका होता है, कैरोसिन का, या फिर टर्पेंटन ऑयल का भी होता है, कैरोसिन का या टर्पेंटन ऑयल का। लेकिन ऑप्शन में आपको दे रखा था कैरोसिन, तो आपका बी ऑप्शन जो है दैट इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपके पास उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो एमसीक्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें आया था, वो क्या था, वो था फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर। तो बेटा फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर सबको पता है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर यानी कि 5th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको बताने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज पता है ना। इसमें आपने रखा था ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। ठीक है, फोकल लेंथ प्लेन मिरर की कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है ना। वो कैसे निकालते हैं वो पता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि आपको पता है प्लेन मिरर ऐसे होता है, यहाँ से अगर ऑब्जेक्ट है जितनी दूरी पर उतनी ही डिस्टेंस पर इसकी इमेज भी बनती है ना। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ तो इमेज भी इतनी दूरी पे बनेगी, तो मान लो ये u है तो ये क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। लेकिन u को अगर मैं इस तरफ को नेगेटिव में ले लूँ तो आप 1/u + 1/v वाला फॉर्मूला लगाकर 1/f कर दो, तो बेटा u इधर को नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि रे ऑफ लाइट इधर को जा रही है, तो पीछे की तरफ माइनस हो जाएगा, तो -1/v + 1/v इज इक्वल टू 1/f, क्योंकि u जो है वो v के बराबर ही होता है बेटा, u v के बराबर होता है प्लेन मिरर के केस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि 1/f क्या आ जाएगा 0, या फिर f क्या आ सकता है 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। तो ये मैंने इसका सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिया आपको जल्दी से फटाफट से। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एक एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसके जो ऑब्जेक्टिव है फोकल लेंथ 20 मीटर है एंड आई पीस जो है वो उसका फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो बेटा आपसे इसमें कुछ कंडीशंस उसने बोली हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहली बात, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसका जो ऑब्जेक्टिव है यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस की आपके पास फोकल लेंथ यानी कि एफ ओ आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर और एफ ई आपको दे रखा है बेटा 2 सेंटीमीटर। बेटा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा बोलो 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.02 मीटर आ जाएगा। 0.02 क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, 6th क्वेश्चन यहाँ पे डील कर रहे हैं हम। ठीक है, 0.02 मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ गया बात को। अब बेटा मुझे अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 को देखूँ तो कह रहा है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप 20.02 मीटर होगी। पहला ऑप्शन देखना जरा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालते हैं एफ ओ प्लस एफ ई करके। बेटा इन दोनों को ऐड करो तो 20 प्लस 0.02 ऑब्वियसली इट विल इक्वल टू 20.02 मीटर, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन जो है ना आपके पास वो सही है। दूसरा मैग्निफिकेशन, बेटा मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हो, एफ ओ बटा एफ ई करके, ये आपको पता होगा इस चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो एफ ओ अपॉन एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ओ कितना है आपके पास यहाँ पे 20 और एफ ई कितना है एफ ई कितना है 0.02 बेटा इसके पॉइंट खोलकर ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 20 × 100 अपॉन 2, ये कट जाएगा 10, तो यानी कि 1000 आ जाएगा बेटा। तो यानी कि ऑप्शन बी भी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी राइट हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। बेटा सी ऑप्शन में कह रहा है आपसे, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है बेटा, सी ऑप्शन में कह रहा है द इमेज फॉर्म्ड इज इन्वर्टेड। बिल्कुल सही है, जब भी आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेते हो तो उसमें जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड ही होती है। ये आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, तो सी भी करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है इसमें दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव है ना, ऑल ऑफ अबव वाला जो ऑप्शन है बेटा वो आपका राइट आंसर होगा। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो हाँ जी, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात जो है बेटा वो समझ आ गई होगी। तो यहाँ से हमने 6 क्वेश्चंस जो हैं 6 एमसीक्यूज अपने 12th क्लास के डिस्कस कर लिए हैं, जो कि फिजिक्स के पेपर में आए थे सीरीज बी में। ठीक है, चलिए जी
चलिए जी आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फॉर अ लाइट, क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। कह रहा है एक पॉइंट सोर्स से जब लाइट डाइवर्ज होती है तो उसमें देखो आगे जितने भी ऑप्शन है वो सारे वेव फ्रंट के बारे में दे रखे हैं कि वेव फ्रंट स्फेरिकल बनेगा या वेव फ्रंट पैराबोलिक बनेगा या इंटेंसिटी वेव फ्रंट की डिपेंड करेगी डिस्टेंस पे, या फिर उसने कहा है कि नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पता है पॉइंट सोर्स होता है तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। आपको पता होगा इस तरीके से ना, क्या बनते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनते हैं। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उसकी जो इंटेंसिटी होती है ना स्टूडेंट्स, वो आपको पता होगा 1/d² होती है, आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर कि इंटेंसिटी जो है वो घटती जाती है। तो यानी कि इंटेंसिटी डिक्रीजेज इन प्रोपोर्शन टू द डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर्ड। तो यानी कि आपके पास ये ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 8, हाँ इसके लिए आपको एक स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। स्टडी द फॉलोइंग पैराग्राफ क्वेश्चन दे रखा था। इसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर अनस्टेबल एंड एमिट अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस टू अचीव द स्टेट्स ऑफ ग्रेटर स्टेबिलिटी। रदरफोर्ड एंड सोडी सजेस्टेड द फॉलोइंग रूल्स गवर्निंग द रेडियो एक्टिव डिके। पहली कंडीशन क्या है कि जो एल्जेब्रिक सम है एटॉमिक नंबर का बिफोर एंड आफ्टर डिसइंटीग्रेशन वो सेम है। और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है, दूसरी कंडीशन दे रखी है कि द सम ऑफ मास नंबर्स बिलो बिफोर एंड आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन मस्ट ऑल्सो बी सेम। पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। अब इसका 8th क्वेश्चन देखो क्या दिया था। 8th क्वेश्चन में लिखा था 90 थोरियम 234 91 पैलेडियम 234 प्लस ऐसे दे रखा था। तो बेटा 90 से अगर 90 से अगर 91 बना है तो अगर मुझे इस 91 से 90 दोबारा बनाना है तो ऑब्वियसली मैं यहाँ से 1 माइनस करूँगा तो बेटा ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम बोलते हैं तो वो किसके लिए होता है, कौन से डिके के लिए होता है, बीटा के लिए। तो बेटा इसका आंसर क्या आएगा, बीटा डिके। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर इज बी ऑप्शन, बीटा डिके में इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। बेटा अल्फा डिके में क्या होता है, आपको पता है अल्फा डिके में क्या होता है, 2 हीलियम 4 ये निकलता है ना, 2 हीलियम 4 होता है, इतनी बात आपको पता है। तो ऑप्शन देखो क्या थे, ए ऑप्शन में क्या था, ए डिक्रीजेस बाय 4 जेड इंक्रीजेस बाय 2। बी ऑप्शन में था ए डिक्रीजेस बाय 4 एंड जेड डिक्रीजेस बाय 2। ठीक है, तो ए बेटा क्या होता है, ए क्या होता है, ए तो आपको पता है ना, देखो ए ये होता है, जेड ये होता है ना, ए ये होता है, जेड ये उल्टा लिख देना है ना, सॉरी, जेड नीचे होगा, ए ऊपर होगा। तो देखो नीचे हमें कितने कम करने हैं, तो 2, नीचे तो 2 कम हो रहे हैं, देखो नीचे 2 कम हो रहे हैं और ऊपर 4 कम हो रहे हैं। तो यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। ए डिक्रीजेस बाय 4 क्योंकि हीलियम के पार्टिकल में ऊपर 4 होते हैं तो ए 4 से घटेगा और इसमें कितने से घटेगा, ये 2 से घटेगा। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बेटा एन टाइप सिलिकॉन में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो मैं आपको पहले एन टाइप में बताता हूँ। एन टाइप सिलिकॉन या एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है बेटा कि इसमें आपके पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं बेटा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसमें कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं, इसमें डालते हैं हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। कौन सी इम्प्योरिटी डालते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। 2 बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, चलिए जी फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या रखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना, और क्योंकि इसने कहा है देखो इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स तो नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स ए ऑप्शन में हो सकते हैं, बट उसने इंप्योरिटी जो कही है ना, डोपेंट्स मतलब इंप्योरिटीज जो कही है वो उसने ट्राइवेलेंट कही है। ट्राइवेलेंट नहीं होती, कौन सी होती है, पेंटावेलेंट होती है। तो आप आगे चलो नेक्स्ट ऑप्शन को देखो जरा, होल्स आर मिनोरिटी कैरियर्स, बिल्कुल सही है। अगर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स हैं तो माइनॉरिटी कैरियर्स कौन से होंगे, होल्स ही होंगे, और जो इंप्योरिटी है वो पेंटावेलेंट होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बेटा ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स v इज इक्वल टू 54 वोल्ट दे रखा है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपने फॉर्मूला लगाना था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन था बेटा, इसमें आपने फॉर्मूला लगाना था, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ वी एंगस्ट्रॉम। बेटा ये फॉर्मूला चलता है इसमें 12.27 एंगस्ट्रॉम बटा अंडर रूट वी। तो बेटा आप लिखोगे 12.27 डिवाइडेड बाय रूट वी में बेटा आपको 54 वैल्यू दे रखी है, ये आप सॉल्व करना है ना, ये आप सॉल्व करके देखना। तो बेटा इसको सॉल्व करके आपका अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा ना वो 0.167 नैनोमीटर आएगा।
देखो यहाँ तो एंगस्ट्रॉम लिखा है ना, एंगस्ट्रॉम मतलब 10 की पावर -10 होता है, बट मुझे नैनोमीटर में चाहिए, मुझे 10 की पावर -9 चाहिए। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ना 1.67 समथिंग आएगा एंगस्ट्रॉम में। अब अगर आप उसको नैनोमीटर में लिखोगे तो वो फिर 0.167 नैनोमीटर हो जाएगा। सॉल्व करके देखना, रूट निकाल कर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। तो बेटा 11th क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो बेटा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रखे हैं। अब आपको देखो ए ऑप्शन में जीनर डायोड दे रखा है ना। जीनर डायोड बेटा कैसे बनाते हैं? ऐसे, ऐसे और ऐसे। देखो जिसको ये पता है वो तो आराम से कर सकता था क्वेश्चन, है ना। ऐसे इस तरीके से जीनो डायोड बनाते हैं बेटा। और बी ऑप्शन में फोटो डायोड। फोटो डायोड कैसे होती है बेटा? ये पता है आपको, ऐसे ऐसे आके ऊपर राइज गिरती है, रेज ऑफ लाइट गिरती है ना। तो ये फोटो डायोड का सिंबल हो गया। तो कुछ नहीं है, 2 ऑप्शन देखिए, सही आंसर टिक कर दो। कौन सा लग रहा है? ए का 4th होगा, बी ऑप्शन का 3rd होगा, है ना। तो आपका ए आंसर आ जाएगा। तो बेटा इसका मतलब है 12th क्वेश्चन का आंसर है इस ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, एनपीएन और पीएनपी तो आपको पता ही है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। बेटा 13th क्वेश्चन में आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक क्वेश्चन में ग्राफ बताना है काइनेटिक एनर्जी के बीच में और फ्रीक्वेंसी के बीच में। बेटा ये तो याद ही कर लेना, काइनेटिक एनर्जी अगर इस देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी इस तरफ को है तो फ्रीक्वेंसी इस तरफ को होगी। मान लो फ्रीक्वेंसी है तो ग्राफ ये होगा। ठीक है, ये ग्राफ ये होगा। अब ये आता कैसे? ये चैप्टर पढ़ा होगा आपने बेटा, तो आपको पता होना चाहिए। ये होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो बेटा ये देखो, ये जो माइनस में आता है ना, दिस इज योर, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना एम एक्स प्लस सी से, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो बेटा ये नेगेटिव इंटरसेप्ट बता रहा है, नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ सी। नेगेटिव इंटरसेप्ट हमेशा नीचे की तरफ बनता है ऐसे, ये। तो इसीलिए ये ग्राफ आपका ये वाला बनेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। 13th का ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रीक्वेंसीज इन अल्ट्रा यूएचएफ रेंज नॉर्मली प्रोपगेट बाय मींस ऑफ व्हाट? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ सॉरी 14th क्वेश्चन रह गया ना। 14th क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, बेटा किसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? एनर्जी। किसकी होती है? एनर्जी की। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम वर्क फंक्शन में भी पढ़ते हैं, जो कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर में आता है। तो आपका 14th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसीज जो यूएचएफ के अंडर आती हैं वो किसके थ्रू प्रोपोगेट होती है? तो बेटा आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, स्पेस वेव्स में। क्योंकि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा होती है ना। 300 मेगाहर्ट्ज से लेकर आप ले लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 3 गीगाहर्ट्ज तक होती है। तो वो सारी स्पेस वेव में आती हैं, ये आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। तो 15th का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर भी डायरेक्ट आपने याद रखना है कि अगर हमें रेडिएट करने हैं सिग्नल्स हाई एफिशिएंसी के साथ, तो जो एंटीना प्लेस करते हो वो कितनी वेवलेंथ का होना चाहिए? तो बेटा डायरेक्ट डेरिवेशन इसकी करवाते हैं हम क्लास में, λ/4 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बेटा 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन गेट्स वाला क्वेश्चन है बेटा। इसमें इस तरीके से दे रखा था, ऐसे ये इस तरीके से बनाया गया क्वेश्चन है ये, है ना। मैं यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे ज्वाइन करके ये ऐसे क्वेश्चन था, है ना। ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ था। तो बेटा आपने बताना कि ये गेट जो है वो किसके कंपेरेबल गेट है, मतलब किसके अकॉर्डिंग ये गेट बन सकता है। तो बेटा आपने कुछ नहीं करना है, इसको ए बी मान लेते हैं आप, है ना। मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 0, है ना, 0 0। तो बेटा यहाँ पे 0 जाएगा ना, तो जब यहाँ पे 0 जाएगा तो 0 का उल्टा, यहाँ पे नॉट लगा तो 0 का 1 बन जाता, यहाँ पे भी 0 का उल्टा क्या बनता? 1 बन जाता। फिर जब ये आगे जाएगा तो यहाँ जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 1। देखो 1 से 1 गया, 1 से 1 गया। तो बेटा ये कौन सा गेट है? दिस इज योर नैंड गेट। कौन सा गेट है बेटा? नैंड गेट। बेटा नैंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? ए डॉट बी के ऊपर बार। तो बेटा 1 बन जा 1, 1 बन जा 1 और 1 के ऊपर बार मतलब 0। तो ये क्या आ जाता? 0 आ जाता। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ और कर दो, मान लो यहाँ पे 1 कर दो, तो 1 का क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो बेटा 0 बंदा 0, 0 के ऊपर बात हो याद रहता 1 आ जाता। बेटा इसका पूरा ट्रुथ टेबल इसी तरीके से बनाना, और इसका जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो सेम बनेगा और गेट जैसा। कैसे बनेगा बेटा? और गेट जैसा ट्रुथ टेबल बनेगा। आप चेक कर लेना चाहे तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और गेट वाला। बेटा देखो आपको पता होगा ना कि जो और गेट होता है हमारा ना, जो और गेट होता है उसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी के ऊपर, y इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो सिंपली इसका बूलियन एक्सप्रेशन बना के देखना, इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन, सॉरी इसका जो ट्रुथ टेबल होगा ना, वही ट्रुथ टेबल इसका भी आएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। मायोपिया किसके लिए होता है बेटा? हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। मायोपिया किससे ठीक कर सकते हैं? मायोपिया मतलब जिसकी
पास वाली नज़र ठीक है, दूर वाली नज़र कमज़ोर है। दूर वाली नज़र को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? कनकेव लेंस। तो जिसमें ए ऑप्शन का थर्ड आंसर आए तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। हाइपरमेट्रोपिया का कौन सा हो जाएगा? देखो हाइपरमेट्रोपिया का हो जाएगा कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो 18th का ए आंसर आएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 18th का आंसर शुड बी ए ऑप्शन। 18th का आंसर इज योर ए ऑप्शन, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 18th का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास एजर्शन रीजन आई थी, कह रहा है एनी लॉजिक गेट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय यूजिंग द नैंड गेट। बिल्कुल सही है, नैंड गेट ही आपका यूनिवर्सल गेट होता है। नैंड गेट इज यूनिवर्सल गेट। बेटा नैंड गेट से कोई भी गेट हम बना सकते हैं, तो नैंड गेट कौन सा गेट है? यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि नैंड गेट कैन बी कन्वर्टेड टू ओर गेट बाय सिंपली ज्वाइनिंग द टू इनपुट्स। नहीं, गलत है। अगर मैं एक नैंड गेट बना दूं ऐसे करके और इसकी दोनों इनपुट को आपस में जोड़कर एक इनपुट बना दूं, बेटा मान लो ये ए है, तो बेटा मेरे को बताओ क्या ए के साथ यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगी क्या वो और गेट की आएगी? नहीं, वो नोट गेट की आएगी। देखो लो, चाहे अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 0, या मैं 0 रखूँ तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1। सिंपल सी बात है, इनपुट तो एक ही है ना, तो वो तो नॉट गेट देगा ना, और गेट तो दे ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ना, इस क्वेश्चन में क्या बोलोगे? एजर्शन तो ठीक है बट रीजन गलत है। एजर्शन ठीक है बट रीजन गलत है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इफ एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। यस, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सन लुक्स बिगर इन साइज एट सनराइज एंड सनसेट देन ड्यूरिंग द डे। तो बेटा सन अपने बड़े साइज में क्यों दिखता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जो होती है ना, तो उसकी वजह से दिखता है। उसके बाद सेकंड है फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन बेंड लाइट रेज। बिल्कुल सही है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? ऑब्स्टेकल्स के अराउंड लाइट जो है वो बेंड हो जाती है, जैसे स्लिट होती है तो स्लिट में से लाइट क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो यानी कि एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं है। मतलब एजर्शन इज नॉट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ एजर्शन। ये दोनों एक दूसरे से इंटरेटेड नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इफ बोथ एजर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन, यानी कि ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो ये था 20 क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट ये था, बहुत जल्दी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए सारे केसेस कि हमारे MCQs जो 12th क्लास के आए थे वो हमने देख लिए, यहाँ पे डिस्कस